हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का जून 2007 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे। तो उसी पे हमारा ये दूसरा वीडियो है। उसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे थे। आज इस वीडियो में हम इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे हम। तो हमने 20 नंबर तक देखा था। आज हम देखेंगे 21 नंबर से। तो 21 नंबर का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है। क्रम बैठाना है कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रियप्रवास। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगी कीर्तिलता। कीर्तिलता का समय क्या है? तो कीर्तिलता है 13वीं शताब्दी में। किसकी रचना है? तो विद्यापति की है। फिर आते हैं मानस। रामचरितमानस तुलसीदास का, ये है 1574 ईस्वी में। फिर है आपका रसराज। रसराज का एक्यूरेट डेट नहीं मिलता है, पर 1633 से 43 के बीच में माना जा सकता है। फिर आता है प्रियप्रवास, तो 1914 ईस्वी में। तो इतना तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे अंत में प्रियप्रवास आएगा, क्योंकि आधुनिक काल में यह हरिऔध की रचना है। तो सबसे अंत में देख लीजिए, केवल एक ही विकल्प में प्रियप्रवास दिया है। पेपर में ऐसे भी प्रश्नों को पकड़ा जाता है, ये नहीं कि डेट ढूंढ के एकदम बैठाने लगे, ऐसे भी आप खोज के कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए, ये आदिकाल की रचना है, ये भक्ति काल की है, और रसराज रीति काल की है, और प्रियप्रवास आधुनिक काल की है। तो काल के हिसाब से भी हम क्रम लगाए तो हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे आते हैं 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में गलती दे दिया था। सही क्रम हो जाएगा, ग्रंथि आएगी सबसे पहले 1920 में, फिर आएगा आंसू 1925 में, फिर नए पत्ते आएगा 1946 में, फिर ठंडा लोहा आएगा 1952 में। ठीक, तो हमारा क्रम क्या होगा? ग्रंथि, आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा। ग्रंथि पंत जी की रचना है, आंसू प्रसाद जी की है, नए पत्ते निराला की है, और ठंडा लोहा 1952 में धर्मवीर भारती ने लिखा है। 23 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या है। आपके सामने उपन्यास दिया गया है, झूठा सच है, राग दरबारी है, चंद्रकांता है, और गोदान है। तो झूठा सच यशपाल ने लिखा है। कब लिखा है? 1958 में। राग दरबारी लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, और कब लिखा है? तो 1968 में लिखा है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा है 1888 में, और गोदान है 1936 में प्रेमचंद का। तो सबसे पहले तो आपकी चंद्रकांता हो जाएगी 1888 में, फिर गोदान 1936 में, फिर झूठा सच 1958 में, फिर राग दरबारी सबसे अंत में आ जाएगा 1968 में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसका डेट आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है, ये महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। चंद्रकांता 1888 में, गोदान 1936 में, झूठा सच के 2 भाग हैं, पहला भाग 1958 में और दूसरा 60 में, और राग दरबारी उपन्यास जो है 1968 में है। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अब आते हैं 24 नंबर के प्रश्न पे। 24 नंबर पे भी नाटक दिया गया है, और नाटकों का क्रम बैठाना है। राम की लड़ाई है, ध्रुव स्वामिनी है, आधे अधूरे है, विद्या सुंदर है, और विकल्प इधर दिया गया, इधर देखते हैं। चलिए, तो नाटकों के क्रम में क्या होगा? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले तो विद्या सुंदर आ जाएगा, भारतेंदु जी का, 1868 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1868 में। फिर ध्रुव स्वामिनी है प्रसाद जी का 1933 में, फिर आधे अधूरे 1969 में, फिर राम की लड़ाई सक्सेना का नाटक, राम की लड़ाई जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है 1979 में। सक्सेना का नाटक तो केवल लड़ाई है, ठीक,
और राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाटकों के क्रम में सबसे पहले विद्या सुंदर है 1868 में, फिर ध्रुव स्वामिनी है 1933 में, फिर आधे अधूरे है 1969 में, फिर राम की लड़ाई है 1979 में। 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर में आपको पत्रिकाएं दी गई हैं और पत्रिकाओं का क्रम बताना है। पूर्वग्रह है, कथादेश है, मतवाला है और हिंदुस्तान है। 4 पत्रिकाएं दी गई हैं। तो मतवाला पत्रिका जो है 1923 में निकली और इसके संपादक निराला हैं। फिर हिंदुस्तान पत्रिका 1936 में निकली और इसके संपादक शशि शेखर हैं। पूर्वग्रह पत्रिका 1974 में निकली और इसके संपादक अशोक वाजपेयी हैं। कथा देश 1997 में निकली और इसके संपादक हरि नारायण हैं। तो हमारा ऑप्शन सी क्रम की दृष्टि से सही हो जाएगा, क्योंकि मतवाला सबसे पहले है 23 में, फिर हिंदुस्तान 36 में, फिर पूर्वग्रह 74 में, फिर कथा देश 1997 में। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। चलिए 26 नंबर पे आते हैं। 26 नंबर में कहानियों का सही क्रम बताना है। कहानियाँ दी गई हैं, उनका क्रम बताना है। तिरीच है, शरणागत है, तीसरी कसम है और उसने कहा था। तो आइए डेट हम देखते हैं सबसे पहले। तो उसने कहा था कहानी का डेट है 1915 ईस्वी और गुलेरी जी की कहानी है ये। फिर शरणागत कहानी है 1955 में और वृंदावन लाल वर्मा की ये कहानी है। फिर तीसरी कसम कहानी 1956 में है और रेणु की कहानी है ये। फिर तिरीच उदय प्रकाश की है 1989 में। तो अगर हम क्रम देखें तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। उसने कहा था सबसे पहले 1915 में, शरणागत 1955 में, तीसरी कसम 1956 में और तिरीच 1989 में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 27 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 27 नंबर में हमें निबंधों का सही क्रम बताना है। निबंधों का सही क्रम क्या है? तो चिंतामणि है, अशोक के फूल हैं, चितवन की छाह है और रसा के ठक है। तो चिंतामणि का समय है 1939 ईस्वी और ये किसका निबंध है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर आपका अशोक के फूल का समय है 1948 ईस्वी। अशोक का फूल कब है? 1948 में है और हजारी प्रसाद का ये निबंध है। फिर चितवन की छाह है 1953 में और विद्या निवास मिश्र का ये निबंध है। फिर रस आखेटक है 1970 में और ये कुबेरनाथ राय का निबंध है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है क्रम की दृष्टि से, क्योंकि सबसे पहले चिंतामणि आ जाएगा 1939 में, फिर आ जाएगा अशोक के फूल 1948 में, फिर आ जाएगा चितवन की छाह 1953 में, फिर आएगा रस आखेटक 1970 में। तो ए ऑप्शन क्या है हमारा, सही है बिल्कुल। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ये पाश्चात्य से प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। तो वहाँ से आपको सब वादों का क्रम बैठाना है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आ जाएगा संरचनावाद, फिर आएगा यथार्थवाद, फिर आएगा अस्तित्ववाद और फिर आएगा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद सबसे अंत में आएगा और संरचनावाद सबसे पहले आएगा। संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या तो ब्लर हो गया है, क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पे 29 नंबर पे। 29 नंबर का हमारा प्रश्न है कि लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। किसकी है? तो देवेंद्र सत्यार्थी की। अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा का है। जिंदगी मुस्काई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। और मील का पत्थर, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। यहाँ राम कुमार वर्मा नहीं होगा,
गलती लिख दिया है, यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है? तो ए का 3, तो ए का 3 बी में भी दिया है और डी में भी दिया है, बी का 1 होगा, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का 3, बी का 1, सी का भी और डी का 2। व्याख्या देख लेते हैं। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, मील का पत्थर बेनीपुरी और अगली शताब्दी का शहर श्रीलाल शुक्ल का निबंध है। थोड़ा सा ये पेज ब्लर हो गया है पर कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ। चलिए फिर है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में इतिहास ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में इतिहासकारों के नाम दिए गए हैं। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसके लेखक कौन है? फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा है आपके बच्चन सिंह ने। किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने लिखा है, ये आपको ध्यान देना है, ए का भी हो जाएगा। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्रगुप्त ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है राम कुमार वर्मा ने और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास लिखा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। चलिए 31 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 31 नंबर में सूची 1 में पंक्ति दी गई है और सूची 2 में लेखकों का नाम दिया गया है। पंक्ति है आपकी, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। किसकी पंक्ति है? तो भिक्षुक कविता से ये पंक्ति निराला की है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। फिर दूसरी पंक्ति दी गई है, साप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये अज्ञे की पंक्ति है। तो दूसरा का हमारा भी हो जाएगा ऑप्शन 5वां, अज्ञे, सांप कविता से है। फिर तीसरी पंक्ति है, एक आदमी रोटी बेलता है, ये तो धूमिल की पंक्ति है। किसकी है? तो धूमिल की। फिर है चौथी पंक्ति, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक कुलाते हैं, ये तो पता है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है। किसकी है? तो दिनकर जी की पंक्ति है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा कूट सही होगा। तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, बिल्कुल सही मिलाया था हम लोगों ने। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। पंक्ति सब बता ही दिए हैं, तो व्याख्या क्या देखना है, यहाँ पे वही दिया है। एक नई पंक्ति दे दिया है नागार्जुन की, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। 32 नंबर के प्रश्न पे हम आते हैं। 32 नंबर में भी सूची 1 में पंक्ति दी गई है और सूची 2 में लेखकों का नाम दिया गया है। सारी पंक्तियाँ रीतिकालीन हैं और इसका हमें मिलान करना है। तो पहली पंक्ति है, अतिशूद हो स्नेह को मार्ग है, अतिशूद हो स्नेह को मार्ग है। किसकी है? तो ये पंक्ति है घनानंद की। फिर है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, ये किसकी है? तो ये आपकी भूषण की पंक्ति है। फिर है, गुलगुली गिल में गलीचा है गुलीजन है, ये पद्माकर की पंक्ति है। फिर है चौथी पंक्ति कि आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, ये भिखारी दास की पंक्ति है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही से हमने पंक्तियों को मिलाया है। चलिए अब आते हैं हम 33 नंबर पे। 33 नंबर में हमारा सूची 1 में रचना दी गई है और सूची 2 में उसकी भाषा दी गई है। तो हमें यहाँ पे मिलान करना है। विजयपाल रासो, इसकी भाषा क्या है? तो विजयपाल रासो की भाषा अपभ्रंश है और इसके लेखक नल्ल सिंह हैं। फिर चर्या गीत सिद्धों ने लिखा है, इसकी भाषा तो संध्या भाषा होगी। फिर कीर्तिलता, तो इसकी भाषा क्या है? अवहट्ठ है। यहाँ विकल्प गलती दिया था तो काट के मैंने अवहट्ठ लिखा है। फिर खुसरो की पहेलियाँ, इसकी भाषा क्या है? तो खुसरो की पहेलियाँ की भाषा हिंदवी है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? करेक्ट है।
विजयपाल रासो की भाषा भ्रंश है। चर्या गीत की संध्या भाषा है। कीर्तिलता की अवहट्ठ है। और खुसरो की पहेलिया की जो है हिंदवी है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 34 नंबर पे आते हैं। 34 नंबर पे संस्थाओं को उनके स्थानों से सुमेलित करना है कि कौन सी संस्था कहाँ है। नागरी प्रचारणी सभा, तो नागरी प्रचारणी सभा सभी को पता है कि ये तो काशी है भाई। नागरी प्रचारणी सभा कहाँ है? काशी है। ठीक है, अच्छा 4 विकल्प इसका यहाँ नहीं दिया है, 1 मिनट। चलिए तो इसको हम व्याख्या से हल कर लेते हैं क्योंकि एक जगह नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन होगा हमारा। तो यहाँ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ चारों एक जगह दिया गया है। नागरी प्रचारणी सभा 1893 में इसकी स्थापना हुई और कहाँ है? तो काशी में है। साहित्य अकादमी जो संस्था है इसकी स्थापना 1954 में हुई और ये कहाँ है? तो दिल्ली में है। साहित्य अकादमी संस्था जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई और कहाँ? तो दिल्ली में। फिर आपका है एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना क्या है? 1784 में हुई और दिल्ली में हुई। फिर आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इसकी स्थापना 1936 में हुई वर्धा में। फिर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, इसकी स्थापना 1915 में हुई मद्रास में। तो ये आपको ध्यान देना है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी में है, साहित्य अकादमी संस्था दिल्ली में है, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में है और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास में है। चलिए 35 नंबर पे आते हैं हम। 35 नंबर में सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में नाटक दिए गए हैं और सूची 2 में नाटककारों का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा नाटक किसका है। तो कोमल गांधार ये नाटक है शंकर शेष का। कोमल गांधार शंकर शेष का नाटक है। मुक्ति का रहस्य ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। कर्फ्यू नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का है। और माधवी किसका है? तो भीष्म साहनी का है। तो ए का चौथा ऑप्शन सही है, तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। और बी का 3 है कोमल गांधार शंकर शेष का, मुक्ति का रहस्य मिश्र जी का, कर्फ्यू लाल का और माधवी भीष्म साहनी का। यहाँ पे भी दिया है। चलिए आगे आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर में पात्र दिया गया है और नाटक दिया गया है। तो आपको मिलाना है हमें, सूची 1 में पात्र दिया गया है और सूची 2 में नाटक का नाम दिया गया है। तो हमें मिलान करना है कि कौन से पात्र किस नाटक के हैं। तो सुंदरी किसकी है? तो नंद और सुंदरी तो लहरों के राजहंस में हमने पढ़ा था ना। कल्याणी किस में है? तो कल्याणी तो चंद्रगुप्त नाटक में है। उर्वी किस में है? तो उर्वी तो पहला राजा में है। और कनक किस में है? तो कनक आपकी है शकुंतला की अंगूठी में। ठीक, सुंदरी हो गई आपकी लहरों के राजहंस में, कल्याणी चंद्रगुप्त में, उर्वी पहला राजा में और कनक शकुंतला की अंगूठी में। ए ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही दिया है, उर्वी पहला राजा की है, कनक शकुंतला की अंगूठी की है। और यहाँ पे देहांतर नाटक का भी पात्र दे दिया है शर्मिष्ठा देहांतर नाटक की पात्र है और ये नाटक नंदकिशोराचार्य का है। चलिए 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर में भी कविता दी गई है और कवियों के नाम दिए गए हैं, तो सुमेलित करना है। तो यहाँ भी एक जगह नहीं आ पाया है, अगले पेज कट के चला गया है। ठीक, तो इसको भी हम लोग व्याख्या से देख लेते हैं क्योंकि व्याख्या में एक जगह दिया गया है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। परिवर्तन कविता पंत की है। यमुना के प्रति ये निराला की कविता है। किसकी? निराला की कविता है। और पेशोला की प्रतिध्वनि ये प्रसाद की है। सोन मछली ये अज्ञेय की है। और प्रमथ्यु गाथा ये है धर्मवीर भारती की। लंबी कविता है प्रमथ्यु गाथा इनकी।
तो आप लोगों को ध्यान देना है सोन मछली। परिवर्तन तो सबको पता है, पंत की है। पेसोला की प्रतिध्वनि भी सबको पता है, प्रसाद की है। प्रमथ्यु गाथा भी सबको पता है कि धर्मवीर भारती की है। आप लोग भूल सकते हैं एक यमुना के प्रति निराला की और एक सोन मछली अज्ञे की। तो इसको आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है कि यमुना के प्रति निराला की है और सोन मछली अज्ञे की कविता है। ठीक, चलिए 38 नंबर पे हम आते हैं। 38 नंबर में सूची 1 में पत्रिकाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनके संपादक दिए गए हैं। तो हमें मिलान करना है कि किस पत्रिका के संपादक कौन है। तो पहला दिया है पहल। पहल पत्रिका किसकी है? तो पहल ज्ञान रंजन की पत्रिका है। किसकी है? तो ज्ञान रंजन की। वसुधा, वसुधा किसकी पत्रिका है? तो वसुधा कमला प्रसाद की पत्रिका है। वसुधा पत्रिका किसकी है? तो कमला प्रसाद की है। तद्भव पत्रिका किसकी है? तो अखिलेश की है। और कथाक्रम, कथाक्रम पत्रिका जो है वो शैलेंद्र सागर की है। पहल ज्ञान रंजन की, वसुधा कमला प्रसाद की, तद्भव अखिलेश की और कथाक्रम पत्रिका शैलेंद्र सागर की है। तो हमारा 38 का बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 39 नंबर पे आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। पहल का डेट क्या है? 1960 है, ज्ञान रंजन की पत्रिका है। वसुधा 1953 में है, कमला प्रसाद की है। तद्भव 1999 में है, अखिलेश की है। और कथाक्रम 2000 में है, शैलेंद्र सागर की है। सारी पत्रिकाएं मोस्ट हैं। और कसौटी 1999 में है, नंदकिशोर नवल की है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 39 से 45 तक दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पीय उत्तरों का चयन करें। अब यहाँ से स्थापना और तर्क स्टार्ट हो गया हमारा, जो कि यूजीसी नेट का बहुत पूछा जाता है। स्थापना और तर्क। तो हमारी स्थापना है ए, क्या है? कि मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क क्या है? क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों सही है। क्या है हमारा? ए और आर दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं कि लोक प्रचलित पौराणिक कथाएं ही मिथक हैं। जो पुरानी कथाएं हैं हमारी पौराणिक, वही क्या है? मिथक हैं। और मिथक सामूहिक जीवन अर्थात समाज का संचित अनुभव होता ही है। और मिथक का सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार होता है। तो इस तरह क्योंकि वह पौराणिक कथाओं का आधार लेकर धर्म से जुड़ा होता है, तो इस तरह हमारा ए और आर दोनों सही है। तो मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो दोनों हमारा सही है। फिर आते हैं हम 40 नंबर पे। 40 नंबर पे हमारा स्थापना है उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। स्थापना एक क्या दिया गया है? कि उत्तर आधुनिकता के अनुसार जो तकनीक है वो मनुष्यता की शत्रु है। तर्क क्या दिया गया है? क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है। अब व्याख्या हम देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर आधुनिक विमर्श के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद है। यह तकनीकी मनुष्य की शत्रु हो गई है और बाजारवाद ने मनुष्य को एक संसाधन बना दिया है। इससे मानव नैसर्गिकता का अंत हो रहा है और वह प्रकृति से अलग हो रहा है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है। चलिए 41 नंबर पे हम आते हैं। 41 नंबर में हमारी स्थापना क्या है? तो 41 नंबर में स्थापना दिया गया है कि संसार में मनुष्य जाति के बीच
कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है और यह धारणा आज तक चली आ रही है। फिर तर्क क्या दिया गया है? तर्क दिया है क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। तो तर्क तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि कविताएं काल्पनिक भी होती हैं और यथार्थवादी भी होती हैं। उसका संबंध दोनों से है, तो केवल हम कविता को काल्पनिक नहीं कह सकते हैं। बहुत सी कविताएं हैं जो यथार्थ को लेकर लिखी गई हैं, जैसे निराला के भिक्षुक कविता देख लीजिए, बिल्कुल यथार्थवादी कविता है वो। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कविता का संबंध केवल कल्पना से है? नहीं, तो हमारा तर्क यहाँ पे गलत हो गया। लेकिन जो स्थापना दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। बिल्कुल सही है ये। तो ए सही है और आर गलत है। अब आते हैं 42 नंबर के प्रश्न पे। 42 नंबर में स्थापना दिया गया है। क्या है स्थापना? स्थापना ए है कि काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। स्थापना में बताया गया है कि जो काव्य की आत्मा है वो रस है और रस गुण का धर्म है। फिर तर्क क्या है? तर्क दिया गया है क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। गुण क्या हैं? रस के उपकारक हैं। तो यहाँ पे ए और आर बिल्कुल दोनों सही हैं। काव्य की आत्मा रस है। इस संदर्भ में विश्वनाथ भी कहते हैं कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस के धर्म निर्वहन करने वाले तत्व को गुण कहा जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। गुण को रस का उपकारक भी माना जाता है। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। चलिए अब 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर में दिया है स्थापना, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। और तर्क क्या दिया गया है? इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो बिल्कुल दोनों सही लग रहा है। यहाँ पे खंड काव्य में जीवन का किसी एक खंड का ही चित्र प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है, ये भी बिल्कुल सही है। यह चरित काव्य का एक क्या है? विशेष भेद है। तो ए और आर हमारा दोनों सही है। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। खंड काव्य में किसी भी महान या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का एक खंड प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके जीवन में घटित होने वाली किसी एक घटना को चित्रित किया जाता है, क्योंकि यह उसके चरित्र चित्रण से संबंधित होता है। इसलिए चरित काव्य का एक भेद माना जाता है। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। अब आते हैं हम 44 नंबर पे। 44 नंबर में स्थापना क्या है? तो यहाँ दिया है कि जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है। और तर्क क्या है? इसी कारण उसे परकीया नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो तर्क तो बिल्कुल यहाँ पे बकवास लग रहा है कि जिस नायिका के शरीर में नव यौवन का प्रवेश हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जो यौवन का प्रवेश हो तो उसमें लज्जा भाव तो बड़ा प्रबल रहता ही है, क्योंकि नया नया यौवन रहता है अभी। तो बिल्कुल तर्क यहाँ पे स्थापना सही है, लेकिन तर्क गलत दिया गया है। जरूरी नहीं कि जिसमें लज्जा भाव प्रबल हो या जो मुग्धा नायिका हो वो परकीया नायिका की कोटि में आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या है कि नव यौवना युक्त नायिका या 16 से 18 वर्ष की नायिका को मुग्धा नायिका कहा जाता है, जिसमें अभी अभी यौवन का प्रवेश हुआ हो। ऐसी नायिका में लज्जा की अधिकता होती है, मात्र इसी कारण उस नायिका को परकीया नहीं कहा जा सकता। अतः ए सही है और आर गलत है। चलिए 45 नंबर का देखते हैं। 45 नंबर में हमारी स्थापना और तर्क क्या है? 45 नंबर में स्थापना है कि रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। स्थापना हमारी है कि रूपक में कार्य अवस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व क्या है? संधि है।
फिर तर्क क्या है? क्योंकि कथांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है और दूसरी ओर कार्यावस्था से। स्थापना है कि रूपक में कार्यावस्था एवं अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है। और तर्क है क्योंकि कथांशों का संबंध एक ओर अर्थ प्रकृति से होता है और दूसरी ओर कार्यावस्था से। तो विकल्प देखते हैं हम क्या दिया है यहाँ। तो विकल्प दिया है कि ए सही है और आर हमारा गलत है। ठीक, अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया है कि नाटक या रूपक कथा के विन्यास के 3 आधार होते हैं। पहला कार्यावस्था हो गया। कार्यावस्था कार्य की सिद्धि के लिए नायक संदर्भित घटनाएं कार्यावस्था हैं। अर्थ प्रकृति तो नाटक या रूपक में फल प्रयोजन की सिद्धि के लिए मिलकर व्यापार करने वाली घटनाएं अर्थ प्रकृति कहलाती हैं। फिर संधि है। संधि एक प्रयोजन की कथा वस्तु को दूसरे प्रयोजन की कथा वस्तु के अंश से संबंधित करने की कला संधि कहलाती है। अतः ए और आर हमारा दोनों सही है। ए और आर हमारा क्या है? बिल्कुल दोनों सही दिया है। चलिए, तो अब यहाँ से आ गया गद्यांश वाला, जिनको पढ़ के आंसर देना होता है। ठीक, तो इनको तो पढ़ के किया ही जा सकता है, बहुत आसान होता है। 5 प्रश्न दिए हैं, तो इनको भी देख लीजिए आप। गद्यांश को पढ़ना होता है, ये नेट में आता है। पहले 5 आते थे क्योंकि ये पुराना पेपर है, 2007 का ये है। अब तो 10 आते हैं प्रश्न, तो ये भी बहुत मोस्ट है। इसको प्रैक्टिस किया जाता है कर करके, पर बहुत आसान होता है ये बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं आपके लिए। बस इसको ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ के और उत्तर देना होता है। तो इसको क्या रिवीजन करना है? तो हमारा ये 2007 का जो पेपर था यूजीसी नेट का दिसंबर का, ये समाप्त हुआ। 2 वीडियो में हमने इसे देख लिया। अब हम देखेंगे 2007 का जून का पेपर। ठीक, सॉरी, ये तो जून ही का था, दिसंबर का देखेंगे हम लोग। ये 2007 का जून का प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखा, अब हम दिसंबर का देखेंगे 2007 का ही। तो आज इस वीडियो में इतना ही। 2 वीडियो में हमने एक पेपर को ख़त्म किया। ज़्यादा चाहते तो एक वीडियो में भी कर सकते थे, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे, अच्छे से हमारा तैयार होगा। 20 प्रश्न ही पढ़ेंगे, पर 20 प्रश्न पे एकदम मजबूती से पकड़ो व्याख्या के साथ, ताकि ये 20 प्रश्न में से अगर एक भी आ जाए हमारे सामने तो वो गलत ना हो। इस तरह पढ़ना है, इसीलिए हम 20-25 ही प्रश्न रखेंगे एक वीडियो में और पूरा व्याख्या के साथ रखेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर मिलते हैं शीघ्र ही अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।